नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देश भर में 1 जून से डॉक्टरों ने काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव के दिए बयान के बाद अब बिहार के चिकित्सक ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। बताते चले कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बाबा रामदेव का वक्तव्य और कोरोना शहीदों के अपमान के विरोध में संपूर्ण देश के साथ बिहार में भी डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया है। एनएमसीएच, पीएमसीएच समेत प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। बाबा रामदेव के बयान को लेकर बिहार के चिकित्सा जगत में आक्रोश यहां पर पूरी तरह से देखा गया है। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने बाबा रामदेव के तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की यहां पर मांग भी की है। पूरे देश में आज नेशनल आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने का एक जो आंदोलन हुआ है आज या हो रहा है वो 100% सक्सेसफुल है। बिहार में भी 100% सक्सेसफुल है। सारे डॉक्टरों ने स्वतः स्फूर्त रूप से ये ऐसा काम किया है। ये साबित करता है कि चिकित्सक समुदाय में रामदेव के खिलाफ कितना आक्रोश और कितना दुखी है हम लोग साइंस के अनुसार काम करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन का जिस ढंग से उन्होंने आलोचना की है, साथ ही वैक्सीनेशन जो मॉडर्न मेडिसिन की देन है उसके खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार और हमारे एफर्ट्स को कमजोर करेगा। और सरकार के कानून के मुताबिक वैक्सीन के खिलाफ कुछ बोलना या कोविड के 19 के इलाज के संबंध में कुछ बोलना और दवाओं के बारे में कुछ बोलना एक क्रिमिनल एक्ट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है। और हमारे कितने भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज़ से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर, ठीक है। और सेकेंड, जो बिजनेसमैन रामदेव है, जिसको तथाकथित बाबा कहिए, बाबा रामदेव मैनेजर हैं, रामदेव ओनर है पतंजलि ब्रांड के, वो हमारे शहीद हुए डॉक्टर्स के खिलाफ बयान देते हैं कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, आज पूरे भारत में ब्लैक दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे के साथ। शशांक हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। शशांक, आपसे मेरा सवाल, यहाँ एक बयान बाबा रामदेव का और इसके बाद हर तरफ भूचाल मचा हुआ है। काला बिल्ला लगाकर अब यहाँ पर डॉक्टर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इसी तरीके से उनकी नाराजगी जाहिर होती रहेगी। देखिए कंचन, बाबा रामदेव का जो बयान था वो जो उन्होंने कहा था कि किसी बात चैट के दौरान उन्होंने कही थी कि जो एलोपैथी है वो चीजों को क्योर नहीं करती है। एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो अभी इलाज चल रहे हैं, अधिकांश लोग स्टेरॉइड लेने से मरे हैं। यानी एक तरह से उन्होंने जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है या कहा जाए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है, उस पर एक कमेंट किया था। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो पहले दिन से ही बाबा रामदेव पर काफी आक्रामक है और दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद बाबा रामदेव ने को मामला इतना बढ़ गया कि आईएमए काफी कड़ा स्टैंड लेने लगा। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाबा रामदेव को, कड़ी चिट्ठी लिखी, बहुत ही टफ लाइन लिखा उन्होंने, और उन्होंने बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा। उस चिट्ठी के बाद बाबा रामदेव ने माफी मांग के अपने बयान पर और अपने बयान को जस्टिफाई भी किया। और उसके बाद उन्होंने 25 क्वेश्चन जो है एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए, यानी जो अंग्रेजी दवाइयां हैं जिसको मॉडर्न मेडिसिन साइंस कहते हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए 25 प्रश्न की एक चिट्ठी बनाकर आईएमए को भेज दी। यानी विवाद पहले शांत होता कि विवाद फिर और बढ़ गया और दोनों तरफ से आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव दोनों आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर आरोप लगाया जाने लगा और आईएमए ने बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का मुकदमा दायर करने की बात की और की भी, लेकिन उसके बाद में वो वापस ले लिया। यानी कहा जाए कि ये जो बाबा रामदेव ने टिप्पणी की थी कि ज्यादा स्टेरॉइड देने से भी लोगों की मौत हुई है या ज्यादा ऑक्सीजन देने से लोगों की मौत हुई है, यानी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है
उसने कोरोना में लोगों को बचाया जरूर है, लेकिन जो लोग मरे हैं वो दवाओं के मिसयूज से मरे हैं। ये तमाम बाबा रामदेव को तो जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। खैर बातें जो हुई दोनों के बीच में ये आज की नहीं है, बहुत पहले से जब आयुर्वेद और एलोपैथी, जब एलोपैथी का प्रचलन बहुत ज्यादा है, बस बहुत बड़ी मार्केट भी है और बहुत बड़ा उसका स्पेयर रोल भी है। अधिकांश लोग देश के हों या दुनिया के हों एलोपैथी पे विश्वास करते हैं और कोई भी चीज होती है तो एलोपैथी पे जाते हैं। लेकिन बाबा रामदेव या जो कहा जाए जो आयुर्वेद को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो मेडिकल साइंस तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो आयुर्वेद जैसी प्राचीन सनातन पद्धति को, यानी जो हजारों साल से लाखों साल से देश के अंदर जिससे लोग ठीक होते आ रहे हैं, जिसका पालन करते आ रहे हैं, एक अपनी परंपरा का हिस्सा है, उसको सूडो मेडिसिन कहते हैं, सूडो साइंस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मजाक उड़ाते हैं आयुर्वेद का। तो यही इसी बात को लेकर दोनों के बीच में घमासान है। अब मुद्दा असली ये है कि आईएमए अब पूरी तरह से अड़ गया है। आईएमए ने एकदम ऐलान किया है कि पैंडेमिक एक्ट के तहत, यानी जो कोरोना काल में काम को बाधित करने या उसको कहीं ना कहीं उसका वायलेशन करने, जो आपदा एक्ट है उसमें बाबा रामदेव को मुकदमा दायर होना चाहिए और बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि जो कोरोना से डॉक्टर पूरे देश में लड़ रहे थे, कोरोना के से लड़ते लड़ते बहुत सारे डॉक्टरों की, हजारों डॉक्टरों की मौत हो गई पूरे देश में। ऐसे में उन डॉक्टरों को हतोत्साहित करना होगा जो कोरोना के पेशेंट की पूरे देश में इलाज करवाए। और बाबा रामदेव ने कहीं ना कहीं आपदा जो पैंडेमिक के समय में एक तरह से बाधा भी डालने के काम में हतोत्साहित करने का काम किया है। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने कोई आईएमए का कहना है कि बाबा रामदेव उसके खिलाफ भी बयान दिया। हालांकि रामदेव का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत हार्ड इम्यूनिटी है, मेरे अंदर तमाम एंटीबॉडीज बनी हुई है, फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी और रामदेव बनाम आईएमए, ये इस पर आकर ठीक है। बिल्कुल, बयान से जिस तरीके से शशांक अगर बात करें तो बयान से नाराज डॉक्टर ने रामदेव बाबा को बिजनेसमैन तक यहां पर कह दिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में हम लोग लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसके बाद बाबा रामदेव का ऐसा बयान सही नहीं है। आईएमए की अगर हम बात कर ले तो आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय, जिन्होंने सीधा साफ तौर पर रामदेव के तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग तक उठा दी है। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि जब तक उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो शांत नहीं बैठने वाले हैं। देखिए कंचन, बिल्कुल आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय ने मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसी चीजों का वायलेशन किया है। उनके वक्तव्य से या उनके कहने से लोगों का वैक्सीन से विश्वास उठेगा, जो कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में निगेटिव साबित होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत बाधा करेगी। उनके इस बयान से लोगों का डॉक्टरों पर से हो सकता है भरोसा उठे, जो कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करेगा। ऐसे में बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आईएमए ने पूरे देश में, पूरे आईएमए का जो नेशनल विंग है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी संस्था है, उसने एक आह्वान किया था कि पूरे देश के डॉक्टरों ने आजकल काला बिल्ला लगाकर काम किया और अपना विरोध जताया और मांग की रामदेव पर डॉक्टरों के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण विषय क्या है कंचन, ये समझने की विषय है कि बाबा रामदेव का बयान और आईएमए का बयान, ये अब पलटकर एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद हो गया है, जो कि अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग पद्धति है। जहाँ आयुर्वेद जो है सनातनी पद्धति है, बहुत लंबे समय से देश के अंदर या दुनिया के तमाम क्षेत्रों में आयुर्वेद के आधारित इलाज होता रहा है। और लोग जब एलोपैथी नहीं थी, एलोपैथी बहुत कम समय पहले आई है, हजारों साल से लोग आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एलोपैथी है वो कई ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसमें आयुर्वेद में टाइम लगता है, तुरंत रिकवरी नहीं कर सकती है, इसलिए एलोपैथी की भी जरूरत होती है। सर्जरी एलोपैथी की बहुत बड़ी देन, हालांकि सर्जरी आयुर्वेद की बहुत पुरानी देन है, लेकिन मॉडर्न साइंस में जो क्रिटिकल सर्जरी है और जिससे तुरंत रिलीफ होता है और लाइफ सेविंग होती है, वो आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन की देन है। ऐसे में मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद को एक आमने सामने खड़ा करना कहीं सही नहीं है। और जो ये गतिविधियां चल रही है आईएमए की या फिर बाबा रामदेव की तरफ से, ये दोनों तरफ की गतिविधियां दो बड़ी चिकित्सा पद्धति को आमने सामने खड़ा कर रहा है, बल्कि दोनों समानांतर चीजें हैं, दोनों को साथ साथ चलनी चाहिए। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। आयुर्वेद एक तरह से जहाँ लोगों को नेचुरलपैथी जिसको लोग बोलते हैं कि नेचुरलपैथी लोगों को नेचुरली ठीक करता है और क्योर ज्यादा अच्छे से करता है, जहाँ एलोपैथिक
इंस्टेंट रिलीफ देता है। नहीं अगर किसी को बहुत आपातकालीन स्थिति है तो वहाँ पर फिर आप आयुर्वेद में सामान्यता नहीं जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना या दोनों चीज़ों को आमने-सामने करना कहीं उचित नहीं है। तो अभी का जो विवाद चल रहा है कहीं न कहीं ये क्रिएट कर रहा है ये दोनों के बीच में। थोड़ा पीछे जाएँगे कंचन तो एक चीज़ देखेंगे इस वक़्त कोरोनिल जो पहली वेव थी उस समय बाबा रामदेव ने अपनी एक कोरोना की दवा निकाली थी जिसको उन्होंने कोरोना की दवा कहा। उस वक़्त भी आईएमए और तमाम साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था कि दवा नहीं हो सकती, क्या कोई ट्रायल नहीं किया गया। तो रामदेव को अपनी दवा का नाम इम्यून बूस्टर करना पड़ा था और फिर उसी पर उन्होंने दवा बनाई। बाद में उन्होंने उसकी दवा का रूप में लाइसेंस दिया। तो बाबा रामदेव उसी को चैलेंज करते हैं कि देश अभी तक अंग्रेजी यानी एलोपैथी में किसी दवा को कोरोना की प्रमाणित दवा के रूप में मान्यता नहीं दी गई सिवा उनके दवा और यहीं से विवाद शुरू हुआ दोनों के बीच। तो देखिए ये समझने की बात है कि जो आम लोग होते हैं जो मरीज होते हैं उनमें कहीं एक दूसरी दवाओं के प्रति अलग-अलग सेक्टर न बनने पाए। दोनों चीज दवाएं अपनी दोनों दवा पद्धतियां अपनी जगह पर बहुत मजबूत स्थिति में है। दोनों का अपना महत्व है, इसलिए दोनों समानांतर चलने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अभी का जो विवाद चल रहा है उन्होंने दोनों आमने-सामने कर रहे हैं और आईएमए भी और रामदेव हालांकि रामदेव ने कहा कि उन्होंने तमाम चीजों के लिए माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी उन्होंने 25 प्रश्न डॉक्टरों के सामने रख दिए। वहीं डॉक्टर किसी हालत में मानने को तैयार नहीं है और कहीं न कहीं रामदेव की गिरफ्तारी पर अड़े थे। तो जो कल उन्होंने एक प्रतीकात्मक विरोध किया है पूरे देश में काला बिल्ला लगाकर काम किया है, कहीं न कहीं उसी दिशा में कदम। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबा रामदेव के खिलाफ चिकित्सकों का लगातार प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। काला बिल्ला लगाकर इन तमाम डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते आगे। तो बिहार सरकार द्वारा साल 2021 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 7 लाख यहाँ मेट्रिक टन को निर्धारित किया गया। पिछले साल की अपेक्षा में ये 2 लाख मेट्रिक टन ज्यादा है, मगर नालंदा जिला इस्लामपुर और यहाँ पर एंगर सराय प्रखंड में गेहूं खरीद की गति काफी कम है। किसानों की गेहूं खरीद में किसी की वजह से पैक्स अध्यक्षों द्वारा किसानों से गेहूं नहीं खरीदना है। इसी समस्या को लेकर राजद विधायक राकेश रोशन के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामपुर प्रखंड में राज्य सरकार द्वारा धीमी गति से गेहूं खरीदने की बात लिखी गई। जब पैक्स में जा रहे हैं गेहूं बेचने के लिए तो वहाँ पे जो पैक्स के अध्यक्ष हैं उन लोग कह रहे हैं कि हमारा गोदाम जो है पहले से धान से भरा हुआ है, इसलिए जब तक ये धान राइस मिल तक नहीं जाएगा तब तक हम आपका गेहूं नहीं ले सकते। आज हम 1 तारीख को आपसे मुखातिब हो रहे हैं, मात्र 14 दिन बाकी है। अभी तक सरकार ने धान को मिल तक ले जाकर के मिलरों के पास पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो जब कोई व्यवस्था नहीं हुआ है तो उसके बाद किस तरह से बिहार के किसानों का गेहूं खरीद होगा, ये समझ के परे की बात है। किसान जब पैक्स में तो केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत जमुई जिला बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा सदर अस्पताल जमुई में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष साधना सिंह सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना रक्तदान दिया। इसके साथ ही जमुई परिसर में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। युवा अपने यूथ के भाई बहन है वो सब आगे बढ़ के हमें देख के, साधना जी को देख के आगे आके अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे। आपका ब्लड किसी ना किसी की लाइफ बचा सकता है। हम अपने कार्यालय की बात आपको बताते हैं कि अक्सर हमारे पास रात बेरात फ़ोन आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। इस समय में हम लोग जब कार्यालय में हम लोग का फ़ोन आता है तो हम लोग अपने सिर्फ कार्यकर्ता भाई बहनों के पास जाके गुजारिश कर पाते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करने तुरंत पहुँचे। और अधिकतर भाजपा के ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो पहुँचते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं और अन्य जान बचाते हैं। तो नीतीश सरकार के सहयोगी दल बीजेपी, वीआईपी और हम जैसे चाहते थे वैसा ही हुआ। सहयोगी दल पंचायती राज चुनाव होने तक पंचायतों के संचालन में निवर्तमान सदस्यों की भागीदारी किसी न किसी रूप में चाहते थे और मंगलवार को राज्य कैबिनेट से कुछ ऐसी ही व्यवस्था स्वीकृत कराने में
वो कामयाब भी रहे। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जून को यहां पर समाप्त हो जाने के बाद भी परामर्शी समिति के सदस्य रहकर चारों व्यवस्थाओं के सदस्य परामर्श देकर उनके संचालन में भूमिका निभाते रहेंगे। पंचायत चुनाव पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नीतीश कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मोहर। फिलहाल नहीं होगा पंचायत चुनाव, मुखिया सरपंच का विस्तार नहीं होगा कार्यकाल, परामर्श समिति की होगी नियुक्ति। बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाला है और न ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को न बढ़ाकर गांव की सरकार के लिए इतिहास में पहली बार परामर्शी समिति गठन करने का फैसला किया है। इस बैठक में पंचायती राज कानून में संशोधन के साथ 17 अन्य एजेंडों पर भी मोहर लगाई गई। आपको बता दें कि पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है। ऐसे में नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है। चुनाव तो 15 जून को व्यवस्था खत्म हो रही है और पंचायती राज अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी कि यदि चुनाव नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो 2006 में जब कानून बनाए गए थे, बिहार में संशोधन किया गया था पंचायती राज एक्ट में, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाने के लिए ये तय किया है कि पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी समिति का गठन करेंगे और उस गठन के बाद हम पूरे तरह जो व्यवस्था एक खड़ी है पंचायतों की, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। बिहार कैबिनेट के इस फैसले का बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने इसे बिहार सरकार के इस फैसले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने आम लोगों के हाथ में झुंझुना थमा दिया है। सरकार ने आम जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ा करके बिहार सरकार ने आम लोगों की भावना का सम्मान नहीं किया है और उल्टे उनको एक झुनझुना थमाने का काम किया गया है कि उनको हम संशोधन करके कानून में कुछ शक्तियां देंगे और उसके आधार पर उनसे काम लेंगे। ऐसे तो लोगों की अपेक्षा थी कि चुनाव बिहार में पंचायतों का नहीं हुआ, इसके लिए कोई बिहार के पंचायत के प्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है, बल्कि यहाँ के निर्वाचन आयोग और बिहार की सरकार और जो वर्तमान परिस्थिति है कोरोना का, वो सारी चीजें जिम्मेवार है। बहरहाल कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने चुनाव को टालते हुए परामर्श समिति नियुक्त करने का फैसला किया है, जिस पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, कैबिनेट की इस अहम बैठक में पंचायती राज कानून में संशोधन के साथ 17 अन्य एजेंडों पर भी मोहर लगाई गई है। न्यूज़ डेस्क, वीआईपी न्यूज। तो झारखंड में छठी बार फिर लॉकडाउन को 10 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड को 2 कैटेगरी में बांटकर कुछ रियायतें भी यहां पर दी गई हैं। रांची समेत 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। शेष 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। मॉल और मल्टी ब्रांड दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 14 और लोगों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 4,991 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो संक्रमण के 831 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर
3,37,774 हो गई है। तो झारखंड में 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 10 जून को लॉकडाउन तक बढ़ाने के साथ ही कुछ रियायतें भी यहां पर दी गई हैं। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कॉस्मेटिक्स की दुकान, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, इन तमाम दुकानों को खोला गया है। हालांकि 2 बजे तक की यहाँ पर समय अवधि को रखा गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल, झारखंड में 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य को 2 कैटेगरी में बांटकर यहाँ पर रियायतें भी दी गई हैं। कई दुकानों को खोला जाएगा, छूट दी गई है, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही इन दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। झारखंड के 24 जिलों में संक्रमण के लिहाज से कल जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई थी, उसमें 9 जिलों और 15 जिलों की 2 अलग अलग ग्रुप बांटे गए हैं। और इन 9 जिलों में जहां पर संक्रमण की रफ्तार थोड़ी तेज है, या कह सकते हैं संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसमें रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़, इन 9 जिलों में व्यवस्थाएं कुछ अलग रहेंगी और बाकी के 15 जिलों में हल्की सी छूट दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और कल भी शाम में जब चर्चा हो रही थी हमारे कार्यक्रम में, तब मैंने भी अपनी तरफ से यही कहा था कि अभी राज्य में कम से कम 1 सप्ताह लॉकडाउन की और जरूरत है। इस दौरान इन 9 जिलों में कुछ रियायतें को रोक दिया गया है। बाकी 15 जिलों में रियायतें जारी रहेंगी। थोड़ी सी छूट दी गई है। इन छूट में अगर हम बात करें तो कपड़ा, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, जूता, चप्पल की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है और बाकी के 9 जिलों में इजाजत नहीं दी गई है। दुकानें पूर्व की तरह दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद आपको आने जाने की कहीं इजाजत नहीं है। और मामूली सी छूट यह दी गई है अगले 10 जून तक के लिए कि जहां इंटर डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर आवागमन के लिए ई पास की आवश्यकता थी, उसे हटा लिया गया है। अब महज एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए या राज्य से बाहर जाने के लिए ही ई पास की अनिवार्यता होगी। तो इन थोड़े से मामूली फेरबदल के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े कल देर रात जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 609 संक्रमित मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई है पूरे झारखंड से। पूरे झारखंड में महज 9 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों में थोड़ा सा एक बार गौर करने की जरूरत है। झारखंड में 609 संक्रमित मरीज निकल कर आए हैं। 1449 मरीज झारखंड में स्वस्थ हुए हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है। और अगर बात करें तो कुल 6 जिलों से ही झारखंड के मरीजों की मृत्यु हुई है, जिसमें धनबाद से 1, जमशेदपुर से 3, हजारीबाग से 1, लातेहार से 1, रांची से 1 और चाईबासा से 1 मरीज की मृत्यु हुई है। माफ कीजिएगा, रांची से 2 मरीज की मृत्यु हुई है। बाकी 18 जिले किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, इसके साथ ही एक और छोटा सा सवाल आपसे। झारखंड में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। राज्य में 3 गुना कम मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की बात कर ले तो 70% बेड खाली हुए हैं। लॉकडाउन लगाने की वजह से ये कह सकते हैं कि आंकड़े धीरे धीरे कम हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ज़रूरत लोगों को थी, वो ज़रूरत भी यहाँ पर कम हो गई है। देखिए, बेड्स की संख्या की अगर बात करें तो सदर अस्पताल में 300 बेड हैं, जिसमें अभी महज जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के मुताबिक जो ऑक्यूपेंसी है वह 10% से भी कम है। कहने का मतलब यह है कि रिम्स सदर अस्पताल में लगभग 25 संक्रमित मरीजों का ही इलाज चल रहा है। रिम्स में जहां पर बेडों की संख्या लगभग 1040 के आसपास है, वहां पर भी ऑक्यूपेंसी काफी कम है और वहां पर भी बहुत कम मरीजों के इलाज जारी हैं।
कहा यह जा सकता है कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में चलाए गए, इसके साथ साथ टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 चीजों पर राज्य सरकार ने जिस तरीके से फोकस किया है, उसने राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने में काफी मदद की है। अभी स्थिति यह है कंचन की ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से जांच की जा रही है और वहां से कोरोना संक्रमित मरीज जो भी निकल कर आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और जिस तरीके से अब मेडिकल टीम गांव में जाकर जांच कर रही है, तो कई अलग अलग तरह के मामले भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के मरीजों में टेस्टिंग के जरिए राज्य की जनता में टेस्टिंग के जरिए इसके मरीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि राज्य में कहीं से भी संक्रमित मरीज छूट न जाए, जिससे आगे संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार हो सके। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में कोविड-19 के यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से यहाँ पर 10 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।